हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लगातार आपकी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास चल रही है। उसी कड़ी में कल हम लोगों ने 29 क्वेश्चन तक देखा था और आज हम लोग 30 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने कहा था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, किसी भाई ने भी आंसर नहीं कमेंट किया था। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं? कोई समाचार पत्र है, संतुलित रिपोर्ट वहाँ प्रेजेंट करना है। आपसे पूछ रहा है किसकी जो है ज़्यादा आवश्यकता होगी। हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि संतुलित रिपोर्ट कैसे होगी, बताना है। कहानी के सभी पक्षों का वर्णन करना, जैसे मान लीजिए कोई कहानी है तो उसके सभी पक्षों का वर्णन करना ही करना है। बिल्कुल सही है भैया। देखिए, समाचार पत्र निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्ष का नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। दोनों की कमियों को छापना ये उसका दायित्व है। अगला है सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला, तब ये गलत हो जाएगा। अगर वो सत्ताधारी दल का पक्ष ले रहा है तो ये कथन पूरा गलत है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, बिल्कुल सही कथन है, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो मतलब आपका राइट जवाब क्या होगा? ए, बी और डी। ए, बी और डी आपका तीसरे में है, इसलिए आपका तीसरा इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का हम लोग राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है। जो दोनों धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप में जो भिन्नता है उसका आपको जवाब देना है। क्या है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर पर नहीं, ये गलत बात है। धार्मिक संस्थानों को दी गई स्वायत्तता के बारे में, बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा, यही आपका 31 का राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि 32 का राइट जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा अगर आपको आंसर आता होगा। 32 कह रहा है कि जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो जन सुविधा, जन का मतलब होता है यहाँ आम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उस कथनों पर आपको विचार करना है। अब ये कथन जो दिए गए हैं इनको पढ़ना है और आपको राइट जवाब देना है 32 का। चलिए बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ये बिल्कुल सही कथन है। ये आपका एनसीईआरटी में सिविक्स में एक चैप्टर है। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त मिले। अब ये हर व्यक्ति को पानी मुफ्त मिले, ये गलत है कथन, क्योंकि आप जानते हैं शहरों में आपको वाटर टैक्स देना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन, इसका मतलब बी कॉन्सेप्ट गलत होगा, ए सही होगा। तो ए सही और बी आपका गलत होगा, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और देखते हैं कि राइट जवाब 33 का क्या होगा। आपको जवाब देना है। चलिए 33 का आपको राइट जवाब देना है। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। 33 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुक्त चीज माना गया था, जो मुफ्त चीज है। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। बिल्कुल ठीक है, ये कथन कह सकते हैं सही है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक मामले में प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। पैसे नहीं खर्च किए थे, ये भाग गई थी कंपनी, ये भाग गई थी कंपनी, यहाँ से भाग गई थी। तो उसने पैसे वैसे नहीं खर्च किया, तो ये कथन आपका गलत है। तो इसका मतलब ए सही और बी गलत, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
34 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। 34 का क्या होगा? सुल्ताना ड्रीम की लेखिका का मतलब कौन है? एक ड्रीम है, एक स्वप्न है, वो देखती है कि महिलाओं को भी पुरुषों की बराबर आज़ादी मिलेगी, मतलब वो भी पैसा कमाने निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, इस तमाम प्रकार के ड्रीम को वो देखती है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, आपको जो मुस्लिम नाम दिख रहा होगा आंसर आपका वही होगा। ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइएगा। तो 34 का आपका राइट जवाब भैया क्या होगा? तीसरा होगा, रुकैया सखावत हुसैन, यही आपकी राइट जवाब है। इन्होंने ही इसको लिखा है। चलिए 36 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 35 है भैया, 35 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और मिलान करना है। तो 35 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए रूढ़िवादिता क्या है, पहले तो इसका जवाब दीजिए। एक मतलब जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है, ये तो है नहीं। एक मान्यता किसी विशेष समूह के लोगों के पास कुछ, बिल्कुल यही वाला बी वाला आपका सही होगा। भेदभाव, भेदभाव क्या होता है? जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है, यही आपका भेदभाव कहलाएगा। तो ये आपका भेदभाव कहलाता है। बिल्कुल सही है। बताइए भैया क्या होगा भेदभाव का? भेदभाव का क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता, तो ये आपका भेदभाव होगा, सी वाला। और उल्लंघन क्या होगा? तो उल्लंघन जिसका बलपूर्वक होता है। तो आपको पता होगा ना, पहले का बी और दूसरे का सी। देखिए पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का एक, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। इसमें जो तीसरा है यही आपका राइट जवाब होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और राइट जवाब ढूंढेंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट या याचिका जो है, रिट याचिका दाखिल कर सकता है? वो कौन से अधिकार हैं बाबू? जल्दी से इसका जवाब दीजिए 36 का। तो वो आपका पहला वाला ही राइट जवाब है। वो आपके मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय पे जो है वो रिट दायर कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब ढूंढेंगे कि क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? आपको जवाब देना होगा। 37 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बिल्कुल सही है। मौलिक दायित्वों में ये आपका सही है। बुजुर्गों की देखभाल करना, ये कथन नहीं होगा भैया। हर आम चुनाव में वोट देना, ये भी कोई जो है मौलिक दायित्वों में नहीं आता है। अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, बिल्कुल डी वाला आपका सही है। तो ए और डी आपका सही होने के नाते तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा। चलिए 37 के बाद चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं 38 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए 38 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ हैं? भैया इसका राइट जवाब आपको मिलेगा 39A, दूसरा आपका राइट जवाब है। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है ये भी जान लीजिएगा। ये अस्पृश्यता की बात करता है, जो छुआछूत है। और 21A RTE की बात करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करता है। और 22 जो है ये आपको बताता है कि गिरफ्तारी के विरोध में जो आपको अधिकार मिले हैं, ये 22 नंबर उसकी चर्चा करता है। तो दूसरा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 39 पर चलते हैं और 39 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट संस्कृतियों और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसीलिए किया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति कैसी है। 39 का राइट जवाब देना क्या होगा। को विभिन्न समुदायों से सुरक्षित रखा जा सके, नहीं, पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। बिल्कुल सही कथन लग रहा है, आगे देख लेते हैं।
बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति के समान हो, नहीं गलत है। दूसरों द्वारा विधिवत मान्य हो, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 39 का। चलिए 40 पर चलते हैं और 40 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, आप भी प्रश्नों को अपने मन से करते रहिए। जो भी समस्याएं हों उसका कमेंट करिए, आपको जवाब भी दिया जाएगा। ए और बी कथन को पढ़िए और विकल्प का आप चयन करिए। भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती है कि जैसे कि हसियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करना। क्या ये कथन सही है भैया? बताइए। जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसका आपको राइट जवाब देना है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भैया, ये करती है सरकार। चलिए, यह उपाय इसीलिए किए जाते ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चलाने की भूमिका की सराहना करे और उन्हें मान्यता दे। नहीं, ये बी वाला कथन आपका गलत है। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, 40 का तीसरा राइट जवाब होगा। 41 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया और वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो उन्होंने भैया दूसरा आपका राइट जवाब हुआ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये स्कॉटलैंड के थे, याद रखिएगा। जेम्स मिल आपके स्कॉटिश थे। क्या थे? स्कॉटिश थे। तो 41 का आपका क्या होगा? जवाब दीजिए। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 42 पर और 42 का हम लोग राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। चलिए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? बताइए किसको ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा? 42 का राइट जवाब दीजिए। किसको? अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। बी भी आपका सही है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए, ये कथन गलत है भैया। तो आपका राइट जवाब होगा ए और बी सही है। तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43 का राइट जवाब क्या होगा। 43 का, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में फिल्म प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित। अब देखिए, एकमात्र शब्द जो आया है ये नेगेटिव है तो आंसर गलत हो जाएगा। यह शिक्षण की एक रस्ता को ही भंग कर देगी, तो ये भी आपका कथन गलत होगा। चलिए, यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी है। बिल्कुल सही कथन कह रहा है। ये तीसरा आपका सही होगा। यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए, तो गलत है। तीसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। 44 का क्या होगा? नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उपर्युक्त जो है विकल्प का चुनाव करें। बताइए भैया 44 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा एनसीएफ कहता है, बच्चों को मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, तो यह गलत बात है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, अर्थात तीसरा आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। ए सही और बी गलत है। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे। जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये तो भैया आपके जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी जो लिखा है, केस या वृत्त अध्ययन, यही सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। आगे पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कहानी विधि यहाँ दी गई है जो हो सकती है, लेकिन कहानी दो रूपों में हो सकती है। कहानी आपकी वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक, अर्थात काल्पनिक या वास्तविक या जो जीवन से घटित है उससे भी संबंधित हो सकती है, इसीलिए यहाँ कहानी को नहीं माना गया है। 76 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा। कह रहा है 76 में कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है, अध्यापक के तौर पर आप
समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करेंगे? 46 का राइट जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, ये तो सही ही कथन है, विद्यार्थी को अवसर देना ही है ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो सके। ये गलत है, पाठ्यक्रम नहीं पूरा करना है। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, ये भी गलत जवाब होगा। ताकि विद्यार्थियों को सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाए, ये चौथा भी आपका गलत जवाब होगा। तो पहला ही आपका राइट जवाब होगा। 77 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या है? बताइए। व्याख्यान देने की है, जो है 47 का राइट जवाब दीजिए। व्याख्यान देना चाहिए, ये तो गलत है। सिर्फ जवाब देना, ये भी गलत है। सिर्फ किताबें पढ़ाना, सिर्फ शब्द, तो वैसे ही आपका गलत है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को ही जगाना, यही आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कथन पढ़ के आपको 48 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। संकलनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल सही है, ए और बी सही है। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 49 पर और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्या होगा। लिंग बोध या जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो भैया देखिए, लड़कियां रोती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो ही नहीं सकता। लड़के नहीं रोते, ये भी नहीं है। लड़कियां जोर से हंसती हैं, हाँ ठीक है। अगला, लड़के नटखट होते हैं, गलत। तो तीसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इस चुनौती को जो है देने के लिए आपका सबसे सही यही तीसरा वाला ही राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, जो आपका 80 है, अर्थात जिसको हम लोग 50 कहेंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ाते, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाते, याद रखिएगा। तो 50 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? बिल्कुल सही है, बच्चा आलोचनात्मक चिंतन यहाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? बिल्कुल सही है, इसमें भी बच्चा आलोचनात्मक चिंतन करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, ये गलत है भैया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम निश्चित हैं, वहां उसको चिंतन करना ही नहीं, उसको रटा रटाया आंसर लिखना, तो गलत है। किर्थर और सुलेमान वन किस देश में स्थित है? इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी सही है। तो ए, बी और डी आपका तीसरा वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 81 पर चलते हैं और 81 से हम लोग राइट आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? जो यात्रा पद्धति अध्यापन है वो किस पर आधारित है? तो भैया प्रेक्षण का सिद्धांत नहीं है, वो अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। बिल्कुल दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 82 पर और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। 82 का क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको ए और बी पर विचार करना है और विचार करते हुए आपको आंसर देना है। जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों का उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती हैं। बताइए क्या 82 का ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न छात्रों और सामाजिक समूह में आने वाले सामाजिक विज्ञान से भी तभी जुड़ पाते हैं जब वो स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। बी वाला भी सही है, तो पहला आपका राइट जवाब होगा। ए और बी आपके दोनों सही हैं, अर्थात 52 का राइट जवाब क्या होगा? पहला वाला होगा। चलते हैं 53 पर और राइट जवाब ढूंढेंगे 53 का क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और 53 का राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है।
कथपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 54 पर और राइट जवाब देखेंगे 54 का क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? बताइए क्यों दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए गलत है, वो आकर्षक और मनोहर दिखाने का केंद्र नहीं है। वे बच्चों को कल्पना करने, उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते हैं जिसका उन्होंने अनुभव भी ना किया हो। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपको गेंद के बारे में नहीं पता है, जब गेंद का चित्र आपको दिखाया जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गेंद ऐसे होती है। वे स्वतः स्पष्ट अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। बिल्कुल सही है। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि आसानी से पाठ्यपुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सके। बिल्कुल सही। बी सी डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 54 का राइट जवाब तीसरा होगा। चलिए 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञान में परियोजना प्रोजेक्ट कार्य करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? आप जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी से आपको जवाब देना है 55 वाले क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि जो छात्र हैं कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्य प्रणाली विकसित करते हैं। ये भी सही है। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता नहीं, पठन कौशल को नहीं विकसित करके छात्रों को तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता, ये भी नहीं होगा। तो ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 55 का पहला राइट जवाब होगा। चलते हैं 56 पर और देखते हैं 56 का हमारा राइट जवाब क्या होगा। 56 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संप्रत्ययी अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं? फिर से जानना है, अवधारणात्मक समझ के आकलन से संबंधित है। तो आपको इसका राइट जवाब देना है 56 का क्या होगा। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। बिल्कुल सही है। चलिए वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के मुख्य कार्यों पर चिन्ह, ये एक फिक्स चीज है। वित्त कमीशन आपका फिक्स होता है, ये आपका राइट जवाब नहीं होगा। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया? बिल्कुल सी वाला सही है। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। डी वाला सही। तो ए सी डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला राइट जवाब होगा। चलिए चलते हैं 57 पर और देखते हैं 57 का राइट जवाब क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताते चलिए 57 का राइट जवाब क्या होगा। तो बताइएगा क्या होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। क्या उपयुक्त होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए? 57 का राइट जवाब देना है। कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, बिल्कुल सही है। अधिगम केंद्रित विधियों को अपनाना, बिल्कुल सही है, इसको अपनाना ही है। बारंबार कलम और कागज परीक्षणों का आयोजन, भैया रोज आप बच्चे का टेस्ट नहीं ले सकते, ये गलत है। अब आप अगर रोज टेस्ट लेंगे तो बच्चा ऊब जाएगा। परियोजना और जांच आधारित गतिविधियों में सहायता, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 88 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 88 का क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। 88 का आपको राइट जवाब देना है क्या होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए आपको बताना है। 88 का राइट जवाब आपको देना है। संवैधानिक मूल्यों पर विचार, भैया संवैधानिक मूल्य पर विचार नहीं करना है। विद्यार्थियों की समयनिष्ठता, बिल्कुल विद्यार्थी के समयनिष्ठता पर आपको फोकस करना है। सर्वांगीण विकास करना ही करना है। अन्वेषण खोज करने के अवसर देना ही देना है। तो बी सी और डी तीसरा आपका राइट जवाब इसमें हो जाएगा तीसरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मापन करता है। कौन सी योग्यता का मापन करेगा? जल्दी से आप जवाब दे दीजिए इसका 89 का। तो सामान्यीकरण नहीं, ये नहीं करता।
परिकल्पना निर्माण बिल्कुल सही है, यही करता है। निष्कर्ष निकालना और तर्क शक्ति नहीं है, तो दूसरा इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा। 89 का दूसरा राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पर चलते हैं, आज के 60 पर, और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः क्या आंकने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो के बारे में आप सब जानते हैं। विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके सही अधिगम के भाग की तरह बिल्कुल सही है। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को बिल्कुल सही है। संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को बिल्कुल सही है भैया। तो आपका चौथा इसमें राइट जवाब हो जाएगा। ए, बी और सी सारे कथन सही है। प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम इस प्रकार की वीडियो डेली आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों में से 25 प्लस कर रहे हैं तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। डेली आपके लिए ऐसी क्लास आती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।